कि कोई दिन के 14-15 घंटे लगातार काम कर रहा है, अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग्स, मतलब अपना सारा खून पसीना एक ही प्रोजेक्ट में लगा दिया है। हाँ। और उस प्रोजेक्ट का पास या फेल होना ना पूरी तरह से इस बात पर टिका है कि जुलाई के किसी खास मंगलवार को आसमान से पानी बरसेगा या नहीं। बिल्कुल, ये कोई कसीनो नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमारे भारत के ग्रामीण अर्थव्यवस्था की हकीकत है, जहां करोड़ों लोगों की जिंदगी एक बहुत बड़े गैम्बल पर चलती है। सही कहा। तो आज के इस डीप डाइव में हमारे पास जो सोर्सेज हैं, मेनली यूपीएससी के कुछ बेहद महत्वपूर्ण नोट्स, उनका हमारा जो मिशन है वो यही है कि हम इस इकोनॉमी के उन अदृश्य पेचों को समझें। ये सिर्फ हरे भरे खेतों की या ट्रैक्टरों की एक शांत तस्वीर नहीं है। हाँ, वो जो टिपिकल तस्वीर दिमाग में आती है। राइट। बल्कि ये सर्वाइवल, कैपिटल और जमीन के मालिकाना हक का एक बहुत ही ब्रूटल और दिलचस्प गेम है। और इस गेम के रूल्स को ना मतलब गहराई से समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब हम शहरों की इमारतों से बाहर देखते हैं तो लगता है कि गांव का मतलब बस खेती और किसान है। हाँ, एक बहुत ही सिंपल सा व्यू होता है हमारा। एग्जैक्टली। लेकिन जब आप सोर्सेज और डेटा के अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि ये देश का सबसे बड़ा और कॉम्प्लेक्स रोजगार देने वाला इकोसिस्टम है। हमारी पूरी फूड सिक्योरिटी इसी सिस्टम के भरोसे है। अगर यहाँ का एक भी गियर अटकता है, हाँ, तो उसका सीधा असर शहरों की इकोनॉमी, सुपरमार्केट के रेट्स और देश की जीडीपी पे पड़ता है। तो अगर हम इस इकोनॉमी को डिकोड करें तो शुरुआत जमीन से ही करनी होगी। हाँ? लेकिन यहाँ सिर्फ एक तरह के किसान नहीं है, यहाँ एक पूरा स्पेक्ट्रम है। बिल्कुल, एक पूरी हायरार्की है। हाँ, अगर हम इसे एक मोनोपोली के गेम की तरह देखें तो बड़े किसान वो प्लेयर्स हैं जो गेम की शुरुआत में ही सबसे महंगी प्रॉपर्टीज खरीद कर बैठे हैं। जिनके पास रिसोर्सेज हैं। राइट, उनके पास रिसोर्सेज हैं, बफर है। फिर आते हैं मंझोले और छोटे किसान जो बस किसी तरह बोट पे टिके हुए हैं, और अंत में आते हैं भूमिहीन मजदूर जो बिना किसी कैपिटल के गेम खेल रहे हैं। मतलब उनके लिए गो क्रॉस करने पर कोई पैसा नहीं मिलता। हाँ, ये बहुत सही एनालॉजी है। भूमिहीन मजदूरों का सीधा सा गणित ये है कि वो दूसरों के खेतों में दिहाड़ी पर काम करते हैं। जब बुआई और कटाई का पीक सीजन होता है ना, तब उन्हें काम मिल जाता है, लेकिन बाकी के महीनों में उनकी इनकम लगभग 0 हो जाती है। उनके पास अपनी उपज नहीं होती, वो पूरी तरह से बड़े किसानों के कैश फ्लो पर निर्भर होते हैं। और यहीं पर मेरा ध्यान सोर्स के उस हिस्से पर जाता है जहां नॉन फार्म एक्टिविटीज का जिक्र है। हाँ, गैर कृषि कार्य जैसे डेयरी फार्मिंग, मछली पालन या कोई छोटी मोटी दुकान चलाना। अक्सर शहरों में बैठकर हम इसे एक बैकअप प्लान की तरह देखते हैं। राइट। कि चलो अगर इस बार खेती से फुर्सत मिली या फसल अच्छी नहीं हुई तो साइड में ये काम कर लिया। क्या ये सिर्फ एक प्लान बी है? देखिए, बाहर से देखने में ये सिर्फ एक बैकअप ही लगता है, लेकिन असल में यही वो चीज है जो इस पूरी व्यवस्था को बिखरने से रोके हुए। अच्छा। इसे ऐसे समझिए, एक छोटा किसान साल में 2 फसलें उगाता है। अब फसल बोने से लेकर उसे मंडी में बेचकर पैसा हाथ में आने तक महीनों का गैप होता है। हाँ, वो वेटिंग पीरियड बहुत लंबा होता है। बिल्कुल। इस लंबे गैप में रोजमर्रा का खर्च कैसे चलेगा? बच्चों की फीस देनी है, अचानक आई कोई बीमारी का खर्च है, इन सब के लिए डेली कैश फ्लो चाहिए। और खेती से रोज पैसा नहीं आता। एग्जैक्टली। डेयरी या एक छोटी सी परचून की दुकान वही डेली कैश फ्लो देती है। छोटे किसानों और भूमिहीन मजदूरों के लिए ये कोई साइड हसल नहीं है, ये उनका प्राइमरी सर्वाइवल मैकेनिज्म है। पर एक मिनट, अगर डेयरी और दुकानदारी सर्वाइवल के लिए इतने ही जबरदस्त टूल्स हैं तो हर भूमिहीन मजदूर एक गाय क्यों नहीं खरीद लेता? ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। मतलब? या अपने घर के बाहर एक छोटी दुकान क्यों नहीं खोल लेता? आखिर उन्हें ये प्लान बी शुरू करने से रोक कौन रहा है? सबसे बड़ी रुकावट है कैपिटल और कोलैटरल। अच्छा। अगर एक भूमिहीन मजदूर बैंक के पास लोन लेने जाए कि उसे एक भैंस खरीदनी है, तो बैंक सबसे पहले सिक्योरिटी या कोलैटरल मांगेगा, जमीन के कागज, जो उसके पास है ही नहीं। जो उसके पास नहीं है। तो वो बैंक से रिजेक्ट होकर गांव के ही किसी प्राइवेट साहूकार या बड़े जमींदार के पास जाता है। साहूकार उसे लोन देता है, लेकिन 35 से 50% के भारी ब्याज पर। बाप रे, इतना ज्यादा? हाँ। अब उसने भैंस तो खरीद ली, लेकिन अगर वो भैंस बीमार पड़ गई या उसने दूध देना कम कर दिया तो वो मजदूर सीधे डेट ट्रैप में, यानी कर्ज के एक ऐसे भयानक जाल में फंस जाता है जहां से निकलना पूरी जिंदगी मुमकिन नहीं होता। ये वो फाइनेंशियल फ्रिक्शन है जो उन्हें इस सर्वाइवल मैकेनिज्म को शुरू करने से भी रोकता है।
और इसके साथ मुझे लगता है सोशल डायनामिक्स भी तो जुड़े होंगे। बिल्कुल। अगर एक भूमिहीन मजदूर जो शायद समाज के निचले तबके से आता है गांव में एक दुकान खोल भी ले, तो क्या बड़े और साधन संपन्न लोग उसकी दुकान से सामान खरीदने आएंगे? ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मतलब कई बार ये अदृश्य सामाजिक दीवारें भी तो उस इकोनॉमी को ग्रो करने से रोकती है ना। एग्जैक्टली कोई सिर्फ एक दुकान खोलकर मार्केट नहीं बना सकता। आपका कस्टमर बेस कौन है और उनकी परचेजिंग पावर क्या है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। राइट। तो हम फिर से उसी पॉइंट पर आ जाते हैं कि जमीन का मालिकाना हक ही आखिरकार सारी पावर तय कर रहा है। तो अगर हम इस पावर स्ट्रक्चर के अंदर उस चीज को लाएं जिस पर पूरी खेती टिकी है, यानी मौसम। हमारे सोर्सेज में मौसम, सिंचाई और मार्केट एक्सेस को सबसे बड़े वेरिएबल्स बताया गया है। अगर मॉनसून फेल होता है तो एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है। बिल्कुल। जैसे पहला डोमिनो गिरा, बारिश नहीं हुई, दूसरा गिरा, फसल सूख गई, और तीसरा डोमिनो गिरा कि आमदनी खत्म हो गई और किसान कर्ज में डूब गया। और यहीं पर ना इस सोर्स का सबसे बड़ा काउंटर इंट्यूटिव डेटा सामने आता है। ये डोमिनो इफेक्ट हर किसी के लिए एक जैसा काम नहीं करता। मतलब एक ही गांव में एक ही सूखा पड़ने पर छोटा किसान पूरी तरह बर्बाद हो सकता है, लेकिन एक बड़ा किसान उसी सूखे की स्थिति में पहले से ज्यादा प्रॉफिट भी कमा सकता है। वेट, सीरियसली ये कैसे पॉसिबल है? सूखा तो सबके लिए बराबर है ना, बारिश तो बड़े किसान के खेत में भी नहीं हुई होगी। यहीं पर रोल आता है रिसोर्सेज और कैपिटल का। बड़े किसान के पास इतना बफर है कि उसने अपने खेत में 500 फीट गहरा बोरवेल खुदवा रखा है। ओहो। जब मॉनसून फेल होता है तो छोटे किसान की फसल जो सिर्फ बारिश के भरोसे थी वो जलकर खाक हो जाती है, लेकिन बड़े किसान का जनरेटर और बोरवेल चालू रहता है, उसकी फसल बच जाती है। हाँ, ये तो है। अब जरा मार्केट का सिंपल इकोनॉमिक्स देखिए। सूखे की वजह से पूरे इलाके में अनाज का प्रोडक्शन गिर गया है, मार्केट में सप्लाई बहुत कम हो गई है, तो जाहिर है दाम बढ़ेंगे। एग्जैक्टली इसका मतलब है कि मंडी में अनाज के दाम आसमान छूने लगेंगे। अब बड़ा किसान अपनी बची हुई बम्पर फसल को उस आर्टिफिशियल हाई प्राइस पर बेचता है और एक्स्ट्रा मुनाफा कमाता है। ये तो बहुत ही ब्रूटल हकीकत है। एक ही आपदा में एक इंसान अपनी जमीन बेचने पर मजबूर हो रहा है और दूसरा उसी आपदा को मुनाफे में बदल रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम इसमें टेक्नोलॉजी को डाल दें, मान लीजिए ड्रिप इरिगेशन, हाई यील्डिंग बीज या मॉडर्न मशीनरी आसानी से मिलने लगे, तो क्या ये तकनीक इस गैप को कम नहीं कर देगी? मतलब टेक्नोलॉजी तो हमेशा से एक ग्रेट लेवलर का काम करती आई है ना। और यही आज के डेटा का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। तकनीक शुरुआत में असमानता को खत्म नहीं करती, वो उसे और तेजी से बढ़ाती है। कैसे? ये तो थोड़ा उल्टा लग रहा है। क्योंकि नई तकनीक हवा से नहीं आती, उसके कॉस्ट होती है। हाँ, वो फ्री तो है नहीं। राइट। एक बड़ा ट्रैक्टर, सोलर पंप या सेंसर बेस्ड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाने के लिए भारी अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट चाहिए। बड़ा किसान बैंक से सस्ते रेट पर लोन लेकर उसे तुरंत अडॉप्ट कर लेता है। इससे उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है और पर एकड़ यील्ड बढ़ जाती है। वो बीज भी थोक में सस्ते दाम पर खरीदता है। और छोटा किसान? दूसरी तरफ छोटा किसान अभी भी पुराने तरीकों से खेती कर रहा है और वो महंगे रेट पर थोड़े थोड़े बीज कर्ज पर ले रहा है। ओहो। जब दोनों अपनी फसल लेकर मंडी पहुंचते हैं तो बड़ा किसान अपना माल थोड़े कम मार्जिन पर भी थोक में बेच सकता है, जिससे छोटा किसान प्राइस वॉर में मार्केट से पूरी तरह आउट हो जाता है। समझ गया। इनोवेशन बिना कैपिटल एक्सेस के गरीब को सिस्टम से और बाहर धकेल देता है। मतलब जो चीजें कागज पर समाधान लगती हैं वो जमीन पर समस्या को और गहरा कर रही हैं। बिल्कुल। दे रही है। तो इस चक्रव्यूह को तोड़ा कैसे जाए? ये सबसे अहम सवाल है। हमारे नोट्स में सरकार के रोल और मनरेगा जैसी स्कीम्स का काफी जिक्र है। मनरेगा और सब्सिडीज को हम एक तरह का शॉक एब्जॉर्वर मान सकते हैं। सही शब्द है ना? जैसे गाड़ी किसी खराब रास्ते और बड़े गड्ढे से गुजरती है तो ये योजनाएं उस झटके को सोख लेती हैं ताकि जो भूमिहीन मजदूर हैं वो पूरी तरह टूट ना जाएं। ये शॉक एब्जॉर्बर सच में बहुत क्रिटिकल है। जब एग्रीकल्चरल सीजन ऑफ होता है या सूखा पड़ता है, तब मनरेगा लोगों को गांव में ही रुककर काम करने की गारंटी देता है। हाँ, पलायन रोकता है। बिल्कुल। इससे हताशा में शहरों की तरफ होने वाला माइग्रेशन रुकता है और इकोनॉमी में एक बेस लेवल का पैसा इंजेक्ट होता है। ये सीधे तौर पर भुखमरी को रोकता है।
लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक क्राइसिस मैनेजमेंट टूल है। ये आपको गड्ढे के झटके से बचा सकता है, लेकिन ये गाड़ी को तेज नहीं भगा सकता। क्या बात है। अगर हम चाहते हैं कि इस इकोनॉमी का पहिया तेजी से घूमे और असमानता कम हो, तो हमें शॉक एब्जॉर्बर के साथ साथ गाड़ी का इंजन भी बदलना पड़ेगा। तो वो इंजन ओवरहॉल क्या है? मतलब वो कौन सा बदलाव है जो सिर्फ झटके नहीं सहेगा बल्कि गाड़ी को आगे लेकर जाएगा? वो नया इंजन है डाइवर्सिफिकेशन, यानी आर्थिक विविधीकरण। सोर्सेज बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए डाइवर्सिफिकेशन कोई लाइफस्टाइल चॉइस नहीं है। अच्छा, ये एक मैथमेटिकल नेसेसिटी है, एक गणितीय मजबूरी है। डाइवर्सिफिकेशन को हम मजबूरी क्यों कह रहे हैं? लैंड फ्रैगमेंटेशन, यानी जमीन के लगातार होते बंटवारे की वजह से। इसे कैलकुलेट करके देखिए। मान लीजिए एक किसान के पास आज से 50 साल पहले 10 एकड़ जमीन थी। ठीक है। उसके 4 बेटे हुए, जमीन 2.5 एकड़ बट गई। हाँ, कौन है मैंने? चारों के 2-2 बेटे हुए, जमीन 1.25 एकड़ रह गई। सिर्फ 2 जनरेशन्स के अंदर एक अमीर और संपन्न किसान परिवार सीधे तौर पर छोटे और मार्जिनल किसानों की कैटेगरी में आ गया। बाप रे, ये तो बहुत तेजी से हुआ। है ना? अब 1.25 एकड़ जमीन पर आप चाहे जितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगा लें, चाहे जितना अच्छा बीज डाल लें, वो जमीन का टुकड़ा एक पूरे परिवार का खर्च नहीं उठा सकता। पॉसिबल नहीं है। जब जमीन सुखड़ रही है तो आमदनी के सोर्स को खेत से बाहर निकालना ही पड़ेगा। तो हम सिर्फ खेत पर निर्भर रहने से हटकर हाँ, एग्रो प्रोसेसिंग, सप्लाई चेन या रूरल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। खेती से जुड़ा डाइवर्सिफिकेशन इसका सबसे पावरफुल तरीका है। मान लीजिए गांव में टमाटर की बम्पर पैदावार हुई, मंडी में टमाटर 2 रुपए किलो बिक रहा है और किसानों से उसे सड़क पे फेंकने को मजबूर है। हाँ, ये न्यूज में अक्सर देखते हैं हम। लेकिन अगर उसी गांव में एक छोटी सी प्रोसेसिंग यूनिट हो जो उस टमाटर से प्यूरे या केचप बना सके, तो वही टमाटर 50 रुपए के वैल्यू एडिशन के साथ मार्केट में जाएगा। वाह। ये सिर्फ एक फसल को बचाना नहीं है, ये खेत से आजाद होकर एक नई इकोनॉमी बनाना है। जब तक लोग पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ जमीन पर निर्भर हैं, तब तक असमानता का ये लूप ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो आज के इस डीप डाइव से हमारे सामने जो तस्वीर उभरती है वो उस शांत, सरल और रोमांटिक गांव की तस्वीर से बिल्कुल अलग है जो हमने शुरू में इमेजिन की थी। बिल्कुल अलग। यहाँ सर्वाइवल का एक कांस्टेंट संघर्ष है, जहाँ जमीन की ओनरशिप ही आपका बैंक बैलेंस, आपका क्रेडिट स्कोर और आपकी सोशल स्टैंडिंग तय करती है। और तकनीक या सरकारी योजनाएं इस लड़ाई में सिर्फ टूल्स हैं, कोई जादुई छड़ी नहीं। और ना हमें ये फैक्ट एक्सेप्ट करना होगा कि भारत का भविष्य सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं है कि हम खेती को कितना बेहतर बनाते हैं, बल्कि इस बात पर भी टिका है कि हम कितने लोगों को खेती से सफलतापूर्वक और सम्मानजनक तरीके से बाहर निकाल पाते हैं। और यही चीज एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़े डरावने सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। जरा सोचने वाली बात है, जिस स्पीड से जमीन के टुकड़े छोटे होते जा रहे हैं, मेरा मतलब है जिस स्पीड से जमीन के टुकड़े सिकुड़ रहे हैं, हाँ? और दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज मॉनसून को हर साल और भी अनिश्चित और खतरनाक बना रहा है। तो क्या अगले 20 या 30 सालों में हम एक ऐसा भारत देखेंगे जहां गांव का मतलब खेत और किसान रह ही नहीं जाएगा? ये एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है ना? क्या हम एक पूरी नई जनरेशन देखने वाले हैं जो रहेगी तो गांव में ही, लेकिन उसका खेती से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होगा? एक ऐसी विशाल आबादी जो सिर्फ टेक ड्रिवन रूरल जॉब्स, गिग इकोनॉमी, सोलर ग्रिड मेंटेनेंस या ग्लोबल सप्लाई चेन के किसी छोटे से हिस्से को अपने स्मार्टफोन से ऑपरेट कर रही होगी। और अगर ऐसा होता है तो हमारी वो सदियों पुरानी पहचान जो सिर्फ मिट्टी, हल और फसल से जुड़ी है, उसका क्या होगा? क्या हम एक ऐसे ट्रांजिशन के बीच में खड़े हैं जहां हम अपनी आंखों के सामने एक पूरे युग को खत्म होते देख रहे हैं? सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इस विचार को दिमाग में थोड़ा पकने देना चाहिए। अगली बार हाईवे से गुजरते हुए अगर कोई खेत दिखे तो सिर्फ हरियाली ना देखकर उसके पीछे चल रहे इस पूरे कॉम्प्लेक्स गेम को समझने की कोशिश करनी चाहिए।